हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले 1887 में ऑब्जर्व किया गया बाय हेनरिक हर्ट्ज। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मेटेलिक प्लेट है और उसके ऊपर आप यूवी रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो न्यूट्रल मेटेलिक प्लेट आपकी पॉजिटिव बन जाती है। अगर आपके पास नेगेटिव मेटेलिक प्लेट है उसके ऊपर आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं तो वो प्लेट आपकी पॉजिटिव बन जाती है। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर अगर आप रेडिएशन को इंसिडेंट करें तो वो प्लेट आपकी मोर पॉजिटिव बन जाती है। ओवरऑल क्या हो रहा है कि वहाँ से कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इजेक्ट हो रहे हैं, बट इस इफेक्ट को हेनरिक हर्ट्ज एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद 1902 में फिलिप लेनार्ड ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और लाइट के बीच का जो रिलेशन है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो यहाँ से निकल रहे हैं मेटल सरफेस से, जब आप उसके ऊपर कोई लाइट इल्यूमिनेट कर रहे हैं तो वो चार्ज पार्टिकल कौन से आपके इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है वो 1897 में हुई है और जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया वो 1887 में ऑब्जर्व किया था। यानी इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के 10 ईयर बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता था कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं वो कौन से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी वजह से कोई भी आपकी न्यूट्रल प्लेट है, चाहे पॉजिटिव प्लेट है चाहे नेगेटिव प्लेट है, वो मोर पॉजिटिव हो रही है। बट 1902 में हमें पता था कि जो नेगेटिव चार्ज, लिनार्ड ने हमें बताया कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वहाँ से निकल रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वो भी ऐसा क्यों हो रहा है वो भी इस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब 1905 में आइंस्टाइन ने क्या किया, वहाँ पे इस ईरा को 1905 ईयर को एनस मिरेबलिस कहते हैं। ये लैटिन में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, द मिरेकलस ईयर, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। आइंस्टाइन ने 3 पेपर एक साथ पब्लिश किए, तीनों ही थ्योरेटिकल पेपर थे। पहला पेपर आया उनका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे और ब्राउनियन मोशन पे। उस टाइम पे आइंस्टाइन कोई अच्छी पोजीशन पे नहीं थे, वो एक पेटेंट ऑफिस में एक क्लरिकल पोस्ट पे थे। तो उनके जब ये पेपर पब्लिश हुए तो इसका बहुत अपोज हुआ। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि वो एक अच्छी पोजीशन पे नहीं थे तो इन पेपर को पब्लिश करने में उनको बहुत ट्रबल हुई। वो एक अदर इशू है। तो यहाँ पे ये तीनों जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्राउनियन मोशन, इन तीनों पे जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आई ये तीनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि तो आपको तीनों पेपर की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों पेपर को पब्लिश करने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे जिन्होंने ये कोशिश की कि आप आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी है उसको रॉन्ग प्रूव करें। और उसी में एक साइंटिस्ट थे मिलिकन। उन्होंने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से उन्होंने बताया कि जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी है वो करेक्ट है। इनको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए 5-7 महीने नहीं लगे। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको 10 ईयर्स लगे। एट लास्ट इन 1916 उन्होंने बताया कि जो थ्योरी आइंस्टाइन ने दी है वो करेक्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और फाइनली इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। फर्दर अनदर साइंटिस्ट रहे कॉम्पटन। उन्होंने क्या किया, 1922 में एक इफेक्ट ऑब्जर्व किया कि अगर आप एक्सरे को इंसिडेंट करवाएं किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। और जो कॉन्सेप्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने यूज़ किया वही कंसेप्ट कॉम्पटन ने यूज़ किया और उनको भी 1927 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। तो क्या कंसेप्ट उन्होंने यूज़ किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हमने एक्सप्लेन किया तो वहाँ पे हमने
प्लैंक्स हाइपोथेसिस देखे थे, तो अब तक हमें क्या पता था कि जो रेडिएशन का नेचर होता है वो कैसा होता है, वेव नेचर होता है। उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जो ये प्रूव करते हैं कि रेडिएशन एक वेव नेचर की है। आपके पास इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, जो प्रूव करता है कि रेडिएशन का नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। तो एकदम से ये कह देना कि रेडिएशन का नहीं, वेव नहीं, पार्टिकल नेचर है, तो जो पीछे हमारे पास प्रूफ है उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि रेडिएशन का वेव नेचर नहीं है। बट आइंस्टाइन ने क्या किया, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स ने जो हाइपोथेसिस यूज़ किए थे, आइंस्टाइन ने उसको एज इट इज़ उठा लिया। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो रेडिएशन है, प्लैंक्स हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास उनका कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या था कि जो रेडिएशन हमारे पास है वो एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, वो कंटिन्यूस फैशन में नहीं होती है, बट डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती है। और उनकी एनर्जी कितनी हो, एच न्यू होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो रेडिएशन का एक्सचेंज होता है मैटर के साथ, वो भी कंटिन्यूस नहीं होता, वो भी डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू में होता है। आइदर उनकी एनर्जी एच न्यू होगी, 2 H न्यू होगी, 3 H न्यू होगी, 0 होगी, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि जो फोटोन नेचर है रेडिएशन का, एट रिगार्ड दैट द रेडिएशन एग्जिबिट वेव फिनोमिना, लेकिन जो उनके एनर्जी कंटेंट होंगे किसी भी एटम को जो वो देंगे वो क्वांटा की फॉर्म में देंगे, वो एक पैकेट्स की फॉर्म में देंगे। यानी फोटोन जो है वो क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ये कंक्लूजन था फ्रॉम प्लैंक्स हाइपोथेसिस जो उन्होंने यूज़ किया टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो फोटोन हम यहाँ पे बार बार यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी, एक बार ब्रीफ में वो देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस का पता चला, सिमिलर वे से हमें फोटोन की एग्जिस्टेंस का भी पता चला थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। जिस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, सिमिलर मैनर में फोटोन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास डेफिनेट क्वांटिटीज़ है, उसका डेफिनेट मास है, डेफिनेट चार्ज है, सिमिलर मैनर में फोटोन के पास भी डेफिनेट क्वांटिटी है, उसकी वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, उसकी जो एनर्जी है वो इस कांस्टेंट से रिलेट करती है। और वो किस तरह से रिलेट करती है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कितनी है, एच न्यू है। ठीक है, अब हमें निकालना है मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। यहाँ पे देखिए, जो अब तक हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन पता था कि अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। अब हमने कहा कि जो फोटोन है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, वो क्या होनी चाहिए थी, हाफ mc² होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हर एक फोटोन का देखो मास फिक्स हो गया है, सी फिक्स है, तो हर फोटोन की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो फिक्स होगी। बट हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि फोटोन की एनर्जी जो है मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगी। वो एच न्यू हो सकती है, 2 H न्यू हो सकती है, 3 H न्यू हो सकती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर उस टाइम पे आइंस्टाइन का सिर्फ एक पेपर आया होता फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती। बट उसी टाइम पे हमारे पास दूसरा पेपर क्या था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब यूज़ करते हैं हम, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी नियर अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट हो तो हम वहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करते हैं। तो हमने पढ़ा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यहाँ पे सिंपल न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं लगेगी, क्या लगेगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगेगी, बिकॉज फोटोन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो according to Planck's hypothesis, energy of photon is h nu, because photon is moving with speed of light, तो according to theory of relativity its energy must be mc²। दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए, m क्या आ जाएगा, मास ऑफ फोटोन इज h न्यू बाय c²। अब आपको मोमेंटम निकालना है। अनदर फॉर्म क्या होगी एनर्जी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू c। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए तो मोमेंटम आ जाएगा h न्यू बाय c। यहाँ पे देखिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या है,
जीरो निकलेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ से निकालें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एम इज इक्वल टू रेस्ट मास ओवर अंडर 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ एम की वैल्यू एम नोट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इक्वल टू एच न्यू बाय सी स्क्वेयर। दोनों तरफ इस टर्म को उस तरफ ले जाइए, एम नोट इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। अब क्योंकि फोटोन की जो वेलोसिटी है v इक्वल टू क्या है, c है, अगर आप v इक्वल टू सी पुट करें तो m नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, यानी जो रेस्ट मास है फोटोन का वो क्या होता है, जीरो होता है। फोटोन का कोई मास नहीं होता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर, यानी आपके पास कोई रेडिएशन है जो फोटोन से मिलके बनी है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी और इस वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज फोटोन स्टैटिस्टिक। ये एक स्टैटिस्टिक्स हम कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास लार्ज असेंबली ऑफ कोई एनी क्वांटिटी हो, जैसे अगर हमारे पास फोटोन है तो हमारे पास लार्ज असेंबली ऑफ फोटोन हो गए तो हम उसको कह दें कि हमारे पास एक तरह से फोटोन गैस है, जैसे ऑर्डिनरी गैस होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं, सिमिलर मैनर में हमारे पास क्या है, फोटोन गैस है। तो ये पॉसिबल है कि अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी स्टडी करनी है रेडिएशन की तो आप वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं, क्योंकि एक रेडिएशन जो होगी वो फोटोन गैस की तरह बिहेव करेगी। बट डिफरेंस क्या होगा दोनों में, जैसे आपको पता है कि इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, बट फोटोन के केस में सारे के सारे फोटोन वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी फोटोन की। अब आइए देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है एक्चुअल में। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले एक्सपेरिमेंटल देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, यानी आपके पास एक मेटल सरफेस है और उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, वैन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, जब उसके ऊपर लाइट गिर रही है, और एनी अदर रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी। ये वर्ड यहाँ पे जब भी डेफिनेशन लिखो तो ये आपने ज़रूर लिखना है। क्या कह रहे हैं कि एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की या सुटेबल वेवलेंथ की जब लाइट उसके ऊपर गिरती है तब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उस फिनोमिना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। फोटो से मतलब क्या है यहाँ पे, लाइट, यानी आप लाइट को स्टडी कर रहे हैं, लाइट की वजह से प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन लाइट की वजह से निकले उनको हम क्या कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगा उसको आप क्या कहेंगे, फोटो करंट। इसी वजह से, क्योंकि लाइट की वजह से ये फिनोमिना हो रहा है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक रिलेटेड टू चार्ज, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन समझ आ गई होगी। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। हमने क्या किया है, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली है, उसमें 2 प्लेट लगा दी हैं। ये आपकी होगी यहाँ पे फोटो सेंसिटिव प्लेट, मेटेलिक प्लेट, ये कलेक्टर हो गया। पी का मतलब फोटो सेंसिटिव, सी मतलब कोलेक्ट कर रहे हैं वो। ये एक विंडो से आप किसी सोर्स से रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, आपने इसको और इस टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। आप इस टर्मिनल को इसके कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल पे भी रख सकते हैं, लो पोटेंशियल पे भी रख सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कैसे स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे ही मान लो आपने इसको हाई पोटेंशियल पे रखा है कंपेरेबल टू दिस, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, ये प्लेट क्या करेगी, उनको अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज आपने हाई पोटेंशियल पे रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होते रहेंगे और यहाँ पे इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको आप माइक्रो एम्पियर से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करंट की वजह से जो अफेक्ट आ रहे हैं, मान लो आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंजेज हुआ, ये ग्राफिकल हम एक बार बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल के क्लासिकल व्यू क्या थे और क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्यों फेल हो गई है। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना कोई सरप्राइजिंग नहीं था।
ठीक है, क्योंकि एक वेव है और वेव एक एनर्जी कैरी करती है अपने साथ। तो इसमें से क्या क्या कुछ एनर्जी, मान लो एक वेव आ रही है, उसके वेव फ्रंट पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनर्जी मेटल ने एब्जॉर्व कर ली और किसी भी तरीके से मान लो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कंसंट्रेटेड होगी और वो उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रीअपीयर होगी, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इसको इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि बीच पे आप गए होंगे तो वाटर वेव्स के साथ जो कंकड़ पत्थर बाहर आ जाते हैं, सिमिलर मैनर में जैसे ही आपने रेडिएशन इंसिडेंट की, वेव इंसिडेंट की, उस वेव के साथ कंकड़ पत्थर यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। बट जितना इजीली हम इसको कह रहे हैं वो एक्चुअल में इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि इसके 3 मेजर जो रिजल्ट आए हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, उनको क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल थ्योरी सोल्व नहीं कर पाई। पहला क्या था? पहला था कि जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट कर देते हैं, विद इन अ नो टाइम इंटरवल आपके इलेक्ट्रॉन अराइव हो जाते हैं। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है, एकदम से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम से वेव आई और आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, मान लो आपका इलेक्ट्रॉन बाउंड है, ओके, वो आपने रेडिएशन डाली, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर ली, फिर रेडिएशन आ रही है, फिर एनर्जी एब्जॉर्व कर ली, जब तक कि उसकी बाइंडिंग जो बाउंड जिस एनर्जी से, उतनी एनर्जी उसको नहीं मिल जाएगी, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। तो बार बार रेडिएशन आ रही है और वो एब्जॉर्व किया जा रहा है, एक सिचुएशन आती है कि वो उतनी सफिशिएंट एनर्जी उसको मिल गई तो वो बाहर निकल गया। बट उसमें एक टाइम इंटरवल आ गया, वो एनर्जी एब्जॉर्व किए जा रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या शो कर रहा है कि ये प्रोसेस एकदम से होता है, जैसे ही आपने लाइट इंसिडेंट की, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। यहाँ पे मैंने एक डाटा यहाँ पे तैयार किया, जैसे कि मान लो आपने सोडियम मटेरियल लिया है, उसका वर्क फंक्शन से यहाँ मतलब है कि मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी चाहिएगी, वो 2.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻19 है। जो वेवलेंथ आप इंसिडेंट कर रहे वो 300 to 400 नैनोमीटर है। इंटेंसिटी जो उस वेव की है, रेडिएशन की, वो 10⁻⁻⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर है। एनर्जी पर एटम कितनी हो जाएगी? एटम हमारे पास थे 10⁻19, तो ये हो जाएगी 10⁻⁻25 वोट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना टाइम लग रहा है, अगर पूरी कैलकुलेशन हम करें कि वो इस एनर्जी से, जो एनर्जी पर एटम उसको मिल रही है, इस एनर्जी से यहाँ तक उसको पहुँचना है, इस एनर्जी तक, और इस एनर्जी तक पहुँचने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है? 2.6 × 10⁻6 सेकेंड। दिस इज़ नियर अबाउट 1 मंथ, यानी कि 1 महीना लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया कि वो तो एकदम से हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा उन्होंने देखा कि जो ब्राइट लाइट होती है, ब्राइट का मतलब यहाँ है इंटेंसिटी से, यानी जिस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं, ठीक है। जिसकी जो डिम लाइट होगी, जिसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी वजह से कम निकल रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखें तो जो एनर्जी दोनों केस में अगर आप नोट करें तो वो सेम हो रही है। ऐसा कैसे? जो एनर्जी डेंसिटी है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, वो क्या कहती है कि एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के इक्वल होगी। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और एनर्जी डेंसिटी भी क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। अब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का मतलब है इंटेंसिटी से, यानी इंटेंसिटी बढ़े तो एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट ये क्या कह रहा है कि दोनों ही केस में, एक में इंटेंसिटी ज़्यादा, एक में कम है, बावजूद इसके दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रह रही है। ऐसा कैसे हो गया? नेक्स्ट, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की
वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ना कि इंटेंसिटी पे। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी लाइट की, उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं। तो ये 3 मेजर जो ऑब्जर्वेशन थी एक्सपेरिमेंट की, वो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो आइए देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स से हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो रेडिएशन है उसमें जो एनर्जी है वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, वेव पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, जिनकी जो एनर्जी वो एच न्यू के इक्वल है। यानी उन्होंने एज इट इज़ प्लैंक्स हाइपोथेसिस को उठाया। क्योंकि देखिए, तीनों ऑब्जर्वेशन को साथ में देखते हैं। पहले क्या कह रहा था वो कि वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी वो कंसंट्रेटेड है फोटोन में, है ना। तो स्प्रेड आउट नहीं है, जैसे कि हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में किया कि वो वेव फ्रंट पे स्प्रेड आउट होती है। तो लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स या फिर कहीं क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है कि वो कंसंट्रेटेड है फोटोन में। कंसंट्रेटेड होने की वजह से कोई डिले नहीं हो रहा है एमिशन में। जैसे ही आप इंसिडेंट कर रहे हो, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब यहाँ पे एक बात ये भी देखनी है, ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पास किसी इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन यानी उसकी बाइंडिंग एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। आपने मान लो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिनकी एनर्जी हो, ऐसे 2 फोटोन डाल दिए और वो उससे निकल गया, 2 फोटोन से इतनी एनर्जी हो गई और वो निकल गया। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिंगल फोटोन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक ये कंडीशन भी यहाँ पे है। क्योंकि अगर ऐसा है तो जो हमने एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में एक मैं बताना भूल गई कि किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से नीचे कोई एमिशन नहीं होता, और इस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। यानी उसके लिए कम मिनिमम इतनी फ्रिक्वेंसी तो रिक्वायर्ड है। अगर आप इससे नीचे की कोई फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं और इंटेंसिटी को जितना मर्जी बढ़ा लें, कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसको कंसिडर करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सिंगल फोटोन की ही ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ़ फोटोन आ रहे हैं और उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। नेक्स्ट जो कंक्लूज़न उन्होंने निकाला कि जो सारे फोटोन हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, उनकी सभी की एनर्जी सेम होगी। इसलिए इंटेंसिटी अगर चेंज हो रही है किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की, मोनोक्रोमेटिक से मतलब वहाँ पे फ्रिक्वेंसी फिक्स है, तो उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, ना कि उनकी एनर्जी। क्योंकि एनर्जी तो किस पे डिपेंड करी, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करी। एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। यानी जो एनर्जी होगी वो इक्वल टू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एवरेज एनर्जी इक्वल टू एन एच न्यू होगी। दिस एन इज नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो जो एवरेज एनर्जी होगी वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ना आपकी इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी जितने मर्जी बढ़ा लो, उनकी जो एनर्जी है अगर फ्रिक्वेंसी सेम है तो एनर्जी भी सेम ही रहेगी। सेकंड यही था। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हायर द फ्रिक्वेंसी ग्रेटर द एनर्जी। ये हमने देखा है, जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी। तो थर्ड भी जो कंट्राडिक्शन रही वो क्या थी कि फ्रिक्वेंसी के साथ एनर्जी बढ़ रही है। हाँ, बिकॉज क्योंकि एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल है, एन एच न्यू, जहाँ पे एन इज नंबर डेंसिटी। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो अगर आप इंसिडेंट फोटोन कर रहे हैं, उसकी जो टोटल एनर्जी होगी उसको कह सकते हैं वर्क फंक्शन, यानी मिनिमम एनर्जी उसको कितनी रिक्वायर्ड है। देखिए उन्होंने ये कंसेप्ट कहाँ से लिया, 2 चीज़ें थी। उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंटल हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है जो जिससे नीचे, यानी आपको जो फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए, अदरवाइज आपका एमिशन नहीं होगा। दूसरा उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है ना। बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इनको निकालने के लिए कुछ न कुछ मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत है। यानी जो एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन सम ई मिनिमम। इन दोनों में अब कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली ये उन्होंने थ्योरेटिकली ऑब्जर्व किया कि ई मिनिमम से कुछ ना कुछ ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि एनर्जी
किसी भी तरीके से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने प्लैंक्स हाइपोथेसिस को उठाया। तो हमारी जो एनर्जी होगी इंसिडेंट फोटोन की वो किस किस में डिवाइडेड होगी, वर्क फंक्शन यानी उसको कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए सरफेस से निकलने के लिए, बाकी बची हुई एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इंसिडेंट मान लो एच न्यू है, फाइव से आप वर्क फंक्शन डिनोट कर रहे हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे फाइव क्या है, एच न्यू नोट, वेयर न्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, पुट कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नोट, दिस इज द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो हमने बनाए उनको एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या है। पहला ग्राफ है हमारे पास कि अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी है उससे क्या इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करेंगे तो क्या, अगर ये चीज़ इंक्रीज हो रही है तो क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो क्या इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे तो करंट भी इंक्रीज होगा। और यही हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज हो रही है यानी कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो चार्ज वहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट हमने ऑब्जर्व किया वो था अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का क्या इफेक्ट है, देखिए यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, इसका फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। जैसे जैसे आपने यहाँ पे मान लो कोई लाइट इंसिडेंट की जिसकी इंटेंसिटी I1 है और फ्रिक्वेंसी हमने न्यू ले ली है, तो किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल से हमने पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया, इनिशियली वो हल्का सा इंक्रीज हुए फिर सेचूरेट हो गए। इसका क्या मतलब, सेचूरेट कैसे हो गए, मान लो कि आपने इतनी इंटेंसिटी वहाँ पे डाली है कि उस इंटेंसिटी की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे पोटेंशियल कम अप्लाई किया है, उन 10 में से जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो यहाँ तक अप्रोच कर देगा, जिसकी कम होगी वो रास्ते में ही रह जाएगा। यानी कुछ एक यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं 10 में से, अब सेम इंटेंसिटी इंसिडेंट किए जा रहे हो तो 10 ही निकल रहे हैं, बट आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जहाँ पे वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। अब उसके बाद आप जितना मर्जी पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओ, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे और सारे कलेक्ट हो गए हैं, तो अब जितना मर्जी हम पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएं आपका करंट नहीं बढ़ेगा। करंट कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो कलेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन वो तो नहीं बढ़ रहे क्योंकि आप इंसिडेंट जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी को सेम रख रहे हो। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ़ फोटोन जो आप इंसिडेंट कर रहे हो वो सेम रख रहे हो, नंबर ऑफ़ फोटोन सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो सेम होंगे, वो सारे कलेक्ट हो गए यहाँ पे, तो आपका करंट नहीं बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, सेचुरेशन आ गया। अब आपने क्या किया, इस पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया, यानी आप यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं, नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव करने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा, लेकिन जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो पहुँच रहे होंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो आपका करंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कलेक्टिंग प्लेट पे कम पहुँच रहे हैं। एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जहाँ पे आपको कोई करंट नहीं मिलेगा, तो वो पोटेंशियल क्या होगा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, यानी कि आपने मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया, मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि उस टाइम पे जो फोर्स आपने वहाँ पे अप्लाई किया वो क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी एक्स स्क्वायर वी मैक्सिमम, यानी कि वी नोट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस पोटेंशियल पे यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। अब आपने क्या किया कि रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को तो वही रखा, आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, आप नंबर ऑफ
फोटोन इंसिडेंट जो कर रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए तो करंट भी बढ़ जाएगा, करंट बढ़ गया, ठीक है, ये जो लेवल है आपका अपर शिफ्ट हो गया है क्योंकि करंट ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जैसे आप कम कर रहे हैं पोटेंशियल को, डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रीच कर रहे हैं कलेक्टिंग प्लेट पे वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। आपने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को तो फिक्स रखा है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं की है। इसका मतलब जो मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है इस केस में और इस केस में वो सेम है, सेम एनर्जी है, तो उनको स्टॉप करने के लिए आपको सेम फोर्स की ज़रूरत होगी, इसलिए दोनों केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा आपका? सेम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अब आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप आई को फिक्स रख रहे हैं, है ना, आपकी इंटेंसिटी फिक्स है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी फिक्स है यानी नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन फिक्स है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन फिक्स है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहे हैं वो भी फिक्स है ना। ये ग्राफ समझ आ गया होगा, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है। किसी एक को उठा लेते हैं, मान लो रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया तो करंट जीरो हो गया, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे सैचुरेशन आ जाएगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे सारे कलेक्टिंग प्लेट पे पहुंच गए, तो आगे करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, हेयर न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू ग्रेट, न्यू वन इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का क्या मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई है, तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने का मतलब आपको ज़्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो V3 है और V2 वो डिफरेंट होंगे। सिमिलर मैनर में अगर आप और फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो अब आपको उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको स्टॉप करने के लिए आपको और ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा।